कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बात बोलना बात बोलने से पहले खचखच हो गई। क्यों नहीं, एक एडवर्टीजमेंट आता था, याद है आप लोगों को, विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो। पता नहीं विक्स की गोली खिचखिच दूर करती है नहीं करती है, पर हाँ ये जरूर है कि गर्म पानी से गरारे करो और खिचखिच दूर करो, ठीक है। एक बात आप लोगों से बोलनी थी यार, यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है और वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब कि कई सारे बच्चे रेगुलरली मेल कर रहे हैं, सर इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, रिविजन नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अच्छा ये बताओ, ये जो चीज़ें हो रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, ये क्या पहली बार हो रही है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो ये आप लोग इरिटेशन हो रही है या फिर टेंशन हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, इनको होने से क्या आप लोगों का जो काम पड़ा हुआ है वो पूरा हो जाएगा? अगर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग सही तरीके से कर पाओगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। यार मेरी जिंदगी में ना एक आसान सा फंडा है जो मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो और मैक्सिमम अगर चाहो तो टेंशन दूर करने का ही तरीका भी हो सकता है। देखिए जैसे जैसे आप लोगों को टेंशन हो रही है ना, तो जिस चीज को लेकर टेंशन हो रही है या तो उस चीज को आप लोग जो है चेंज कर लो, ठीक है, या फिर अगर जो जिस चीज को लेकर टेंशन हो रही है या तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लो, यानी कि जैसा है या तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। अगर वैसा ही उसका एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको चेंज कर लो। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग क्या करने हैं। अगर नहीं चेंज कर पा रहे हो, टेंशन लिए जा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो यार अपने आप को इन चीजों को ना समझाना स्टार्ट करो। जब तो आप लोग इन चीजों में ढलना स्टार्ट कर दोगे, समझाना स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट करोगे, आप लोग किसी चीज को टाइम देते नहीं और आप लोगों को लगता है यार ये अच्छी हो जानी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। बॉडी पर फैट बढ़ गया है, चाह रहे हैं कि वेट कम हो जाए, पर एक्सरसाइज करनी नहीं है, बैलेंस डाइट लेनी नहीं है, कैसे कम हो जाएगा? फैट ऐसा कैसे रहेगा, पता नहीं कब तक रहेगा, रोज ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप लोग अगर उसको कम करना है तो थोड़ा सुधरना पड़ेगा। ये थोड़ी रैंडमली किसी भी टाइम खाओ, कुछ भी खाने लग जाओ। शाम को अगर खाना है तो कोशिश करो कम खाओ, सुबह को थोड़ा ज्यादा खा लो, और जितना पानी पी पाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीजें अगर आप लोग करो तो चीजों को सुधार पाओगे। सजेशन है, मानना है मानना, फिर भी आप लोग के हाथ में, जानते हैं आप लोग सबसे सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों को बोलनी थी। इंपॉर्टेंट डे है यहाँ से। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा क्या बन सकता है इस डेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, देखता हूँ सही आंसर आप लोग क्या देते हैं। बात की जा रही है इंटरनेशनल नर्सिस डे के बारे में, जो कि 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नर्सिस डे यानी कि जो नर्स होती हैं वो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको काफ़ी बड़ा पार्ट होती हैं, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा होता है जिसके चलते यहाँ पर बोला जाता है कि इतनी नर्स कम से कम होनी चाहिए। तो एक डेटा मैं नर्सिस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि डे से रिलेटेड है, और एक डेटा डॉक्टर के बारे में आप लोगों से पूछूंगा जो कि आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों से ये पूछ लें हमारी कंट्री में नंबर ऑफ नर्सेज कितनी है पर 1000 पॉपुलेशन, यानी कि 1000 पॉपुलेशन के हिस्से में कितनी नर्स आती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में है 1.7, यानी कि 1.7 नर्स आती है 1000 अगर पेशेंट है तो उनके हिस्से में। ये जो है हमारी कंट्री में जो डेटा है ये लगभग आधा है किसके, WHO का। WHO बोलता है कि कम से कम 3000, तो कम से कम 3 नर्स होनी चाहिए 1000 जो है पेशेंट उनके ऊपर। यानी कि अगर 1000 पेशेंट हैं तो वहां पर कम से कम एटलीस्ट 3 नर्स तो होनी चाहिए। तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग WHO बोलते हो। तो यानी कि WHO के हिसाब से माने तो लगभग आधा हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा जो नर्सेज की अवेलेबिलिटी है। तो इसके ऊपर फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम लोग इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे अगर हम लोग अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं ले पाएंगे तो कैसे हम लोग अपने देश में जो है वो नर्सेज की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हेल्थ सिस्टम को कैसे सुधार पाएंगे। तो ये बातें हैं। अब क्वेश्चन पूछने की बारी आई, क्योंकि मैंने बोला था एक क्वेश्चन बताऊंगा और एक पूछूंगा। अब ये बताना है कि हमारी कंट्री में जो डॉक्टर्स की संख्या कितनी है, यानी कि यहां पर मैंने नर्सिस के बारे में बताई आप लोगों को। सेम क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से डॉक्टर के बारे में पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे? यानी कि हमारे देश में जो रेशियो है वो क्या है ये बताना है, और जो WHO क्या है वो रिकमेंडेशन क्या देता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। एक आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि एक नहीं कहते हैं, मतलब कि एक तरीके से जो थोड़ा सा जो कॉमन सेंस की अगर बात की जाए तो उसके बारे में अगर कहते हैं तो नॉर्मली अगर बात करें तो 1000 पर ज्यादा नर्सेज होनी चाहिए या फिर ज्यादा डॉक्टर होने चाहिए। तो आप लोग क्या लगता है, जिससे 1000 लोग हैं तो वहां ज्यादा नर्सेज की जरूरत है या फिर ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है? तो कॉमन सेंस यूज करो, बताओ कि नर्सेज की संख्या ज्यादा होंगी या फिर यहाँ पर जो है बेसिकली डॉक्टर की संख्या ज्यादा होंगी अगर यहाँ पर पेशेंट के बारे में बात करते हैं। ये सोचने वाला मुद्दा है थोड़ा सा, और मैक्सिमम टाइम यूपीएससी आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन में बेसिकली क्या करती है, इसी तरह के क्वेश्चन में घुमाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। कोई भी हेल्थ सिस्टम को आप लोग सही से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और हाँ ये 12 बेसिकली मई है, ठीक है। अगर आप लोग हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो नर्सेज हैं और जो डॉक्टर हैं
उनका एक रेशियो होना चाहिए अच्छा, जिससे कि यहाँ पर एक हेल्थ सिस्टम को हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें, वरना फिर हेल्थ सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और क्वेश्चन जो कि आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो हेल्थ सिस्टम है, अगर उसके बारे में बात करते हैं हमारे संविधान के बारे में, तो आप लोगों को 7वीं लिस्ट जो है उसके अंदर तीन, जो 7वां शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट देखने को मिलेगी। एक को बोलते हैं यूनियन, दूसरे को बोलते हैं स्टेट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जो हेल्थ का सब्जेक्ट है यहाँ पर ये किसके अंदर रखा गया है, तो ये याद रखिएगा, हेल्थ का सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है। हालांकि अगर इंटर स्टेट डिजीज कोई ट्रांसमिशन हो, यानी कि ऐसा कोई बीमारी आ जाए जो कि एक राज्य से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैल रही है, तो फिर वो सेंटर की कैटेगरी में भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। पर लेकिन जब तक यहां पर ऐसा है तब तक यहां पर ये स्टेट का पार्ट है, हेल्थ अगर पर्टिकुलर आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है। एजुकेशन किस कैटेगरी में है ये आप लोग बताइए। अभी यहां पर जो इसकी थीम है वो ये रखी गई कि जो नर्सिस है ए वॉइस टू लीड, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए नर्सिंग के अंदर में। हमारी कंट्री में जो नर्सिस हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए, तभी हम लोग ग्लोबल लेवल पर हम लोग हेल्थ को सिक्योर कर पाएंगे। तो ये बातें यहां पर की गई हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन यार कई बार बन जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान से चीजों को पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। पर वही है कि आप लोग कई बार लापरवाही बरतते हो तो फिर दिक्कत निकल कर आती है, तो वो आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और कई सारी बातें हैं यहाँ पर। कुछ आप लोगों को पोर्शन जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और हिस्ट्री भी कुछ कवर करूंगा आज के इस लेक्चर के अंदर में, जो कि आप लोगों को काफी कुछ सिखा कर जाएगी। ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत की गई है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात की जा रही है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी यहाँ पर, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी जो है ट्रिब्यूट पे किया गया था। तो यहाँ पर ऐसी पर्सनैलिटी की कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो कि रेगुलरली किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में आते हैं, या तो वो या फिर उनके फॉलोवर, तो भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से बनेगा। क्या बात की जा रही है यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात की जा रही है, और ये एक काफी बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, गांधी जी जो है वो इनको अपना गुरु मानते थे। तो गांधी जी जो है इनको अपना गुरु मानते थे, वो भी क्या, पॉलिटिकल गुरु, यानी कि पॉलिटिक्स जो है ये मानते हैं गांधी जी को जो है इनके द्वारा सिखाई गई थी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका से फिर इंडिया में आए, आकर उन्होंने देश का भ्रमण किया, फिर चीजों को समझे, उसके बाद में फिर चीजों को लेकर वो आगे बढ़े। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं काफी अच्छे अच्छे। अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, उनका जन्म 9 मई 1866 में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी बड़े लीडर थे, और एक मॉडरेट लीडर की कैटेगरी में आते थे। देखिए आज की डेट में जो कांग्रेस आप लोगों को देखने को मिलती है वो एक अलग कांग्रेस है। उस टाइम पर कांग्रेस का एक दबदबा था, हालांकि वो स्टार्टिंग में दबदबा नहीं था। स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों ने सोचा कि हाँ कुछ नहीं है, फालतू में एक ग्रुप बना लिया है, और बेसिकली एक उनको लग रहा था कि हाँ कुछ नहीं है, बस एक टाइम पास चल रहा है इन लोगों का, और टाइम पास चल रहा है तो चलने दो, उसको एक तरीके से लगा रहने दो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की डेट में है वो एक अलग है। आजादी के टाइम पर जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अलग थी, और स्टार्टिंग के फेज में अलग थी। तो ये अलग अलग इसके फेज देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बात करें, गांधी जी के द्वारा सबसे बड़ा जो काम किया गया था वो था कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर जाकर कनेक्ट करना। यानी कि स्टार्टिंग में जो कांग्रेस थी उसमें बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, पर लेकिन उनका कनेक्शन प्रॉपर वे में जनता के साथ में नहीं था। तो ये माना जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सबसे बड़ा काम किया गया वो किया गया था कि कांग्रेस को यहां पर जनता के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो उसके चलते कांग्रेस जो है वो एक मास मूवमेंट बन गई। पर लेकिन गांधी जी को ये पॉलिटिक्स सिखाई किसने थी, तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो थे वो पॉलिटिकल मेंटोर बोले जाते हैं गांधी जी के, कि उनके द्वारा यहां पर गांधी जी को ये सारी चीजें सिखाई गई। 2022 में 156वीं बर्थ एनिवर्सरी है, ये इनके 2021 में इनकी जो थी वो 155वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, जो कि सेलिब्रेट की गई थी। 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले साहब के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की गई थी। और जैसे महात्मा गांधी जी के जो मेंटोर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे ही इनके मेंटोर जो थे वो थे एमजी रानडे। तो यानी कि एमजी रानडे से इंस्पायर हुए थे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले से इंस्पायर हुए थे एम के गांधी जी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। अगर बात करें तो कई सारी डिमांड थी इनकी। अगर बात करें सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे, लोगों के हक के बारे में बात करते थे, गवर्नमेंट को कई बार प्रेयर और पिटिशन किया करते थे। पर लेकिन वही है कि अंग्रेज जो है वो सुनते कहाँ थे, वो तो अपनी मनमानी चलाते थे। तो कई बार यहाँ पर देखने को मिलेगा, कई सारी ऐसे इश्यूज देखने को मिले, ठीक है। देखिए एक इंसान क्या होता है, आप लोगों ने नॉर्मली अगर बात करें तो इंसान जो है चीजों को समझाना चाहता था पहले कि हाँ चीजें ऐसे चलती रहें, ठीक ठाक चलती रहें, आराम से चलती रहें। पर लेकिन जब समझ में नहीं आता तो इंसान फिर गुस्से में आने लगता है। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी अपनी जो दिमाग को शांत रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता हमारी, जो जब यहाँ पर आजादी की लड़ाई चल रही थी, और एक मॉडरेट था।
तो यहाँ पर इनकी जो झड़प भी हुई थी यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप थे उनके साथ में, खासकर बाल गंगाधर तिलक जी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेजों को उठा उठाकर पटका जाए, ब्लैंक पॉइंट पर शूट किया जाए, लाठियों से उन्हें लताड़ा जाए और उनको यहाँ से भगाया जाए। पर लेकिन जो मॉडरेट लीडर थे वो समझते थे चीजों को काफी अच्छे से, उनको पता था कि एक तरीके से कि जब तक देश को अच्छे से बांधा नहीं जाएगा तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि अंग्रेज जो है वो ऐसा नहीं, इंडिया के ऊपर ही बेसिकली उनका कंट्रोल था, उनका कंट्रोल काफी बड़ा हुआ करता था, वो उसको अच्छे से जानते थे। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हर एक इंसान की अपनी समझ होती है। देखिए वही बात है, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवत गीता में बोला गया हजारों साल पहले, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा इस दुनिया को आप लोग देखना चाहोगे ये दुनिया आप लोग को वैसी ही दिखाई देगी। और ये गीता में पता नहीं कब बोल दिया गया, आज की डेट में भी हम लोग इसको समझते हुए आ रहे हैं, तो वही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जरूरी है कि हम लोग को चीजें अंडरस्टैंड करना। आप लोग देखें यहाँ पर, खुद आप लोग देखें यहाँ पर, अगर बात की तो आधे लोग ऐसे हैं जिनकी सिलेबस पढ़ते भी नहीं है और एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो कंटेस्ट कर लेते हैं, उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस का पार्ट कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा पोर्शन कहां से कनेक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर कहने के लिए तो करंट का पोर्शन हो गया, पर लेकिन पढ़ा आप लोग हिस्ट्री रहे, तो आज हिस्ट्री भी जो है वो करंट के साथ में कनेक्ट कर अगर पढ़ना एक बार सीख गए आप लोग, तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो ये याद रखिएगा। इनको ऑनररी सेक्रेटरी बनाया गया। ऑनररी क्या रहता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑनर दे देते हैं कि हाँ चलो इसको यहाँ पर ये चीजें हैं, एक रिकग्निशन बेसिकली दिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वजनिक सभा जो थी पुणे के अंदर में, सार्वजनिक सभा, उसके अंदर में 1890 में इनको यहाँ पर एक ऑनररी पोस्ट दी गई। गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है वो सेक्रेटरी बने बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का 1895 में, और इसी के साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वी तिलक साहब, ठीक है। बोला ना अभी थोड़ी झड़प हो गई थी, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए हर एक इंसान के ना विचार एक ऐसा नहीं कि मिलते होंगे, हर एक इंसान के बहुत सारे विचार ऐसे होंगे, आप लोग मेरे विचारों के साथ में सहमत नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे विचार ऐसे होंगे आप लोग अपने घर वालों के विचारों के साथ में सहमत नहीं होंगे, पर लेकिन विचारों का सहमत न होना और सहमत होना ये हर एक इंसान का एक थॉट प्रोसीजर होता है, जो कि एक टाइम के साथ में डेवलप होता है, चीजों को देखकर समझकर डेवलप होता है। तो अगर आप लोगों का थॉट प्रोसीजर उस चीज को लेकर है तो सामने वाले का थॉट प्रोसीजर भी समझना चाहिए। पर हाँ ये है कि अगर सामने वाले का आप लोग को पच नहीं रहा है तो फिर वो उसकी अलग बात है। जैसे अगर बात करें तो आप लोग कई सारे हमारे हिस्टोरिकल लीडर देखने को मिल जाएंगे, कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो एक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनकी सोच कई जगह मिलती नहीं थी, पर लेकिन जब देश के बारे में बात करते थे तो दो मिलकर आगे चलते थे। तो ऐसे आप लोगों को देखना है कि चीजें होंगी, कहीं पर आप लोगों को लगेगा सोच नहीं मिल रही है, पर लेकिन ये देखो कि किस चीज के लिए हम लोग यहां पर हैं, वो मेन मुद्दा होना चाहिए। अपनी सोच अलग हो सकती है, पर लेकिन देश को आगे लेकर चलना है, वो सोच हमेशा आगे रखनी है। अच्छी बात अगर बात करें, यहाँ पर इनको कई सारी उपाधि देने की कोशिश की गई, कई सारी इनको एक तरीके से पोजीशन देने की कोशिश की गई, पर लेकिन इन्होंने वो भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दी। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब को यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि दी गई। आप लोग सोचो, आप लोग कोई आज के डेट में बोलने लगे, उसको अदरवाइज मत लेना। जैसे आज की डेट में हमारे देश में मान लीजिए अंग्रेज रूल कर रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेज जो है यहाँ पर उन्हीं के अंडर में आते हैं सारे, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और वो आप लोगों को बोलने लगी हम तुमको पद्म विभूषण की उपाधि देते हैं, और आप लोग बोल दो कि नहीं चाहिए उपाधि। तो इसके लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए भाई। आप लोग खुद सोच के देखो, आप लोग कोई पोस्ट मिल रही है, वो भी उस टाइम पर, वो भी उनके द्वारा जो कि सबको रूल कर रहे हैं, और आप लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये अपने ही आप में एक बड़ी बात है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप लोग जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज छोड़ के आ गए भाई साहब, ठीक है। बोल रहे हैं इसलिए ली थी क्योंकि ये औकात दिखाना चाहते थे कि हम भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है, ये आसान काम नहीं है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब के द्वारा नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज कर देना, उसी के साथ में यहां पर बात करें तो यहां पर इनके द्वारा तो रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी इन द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक तरीके से इसी के साथ में ही वाज वोटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 1899 में, ऑल्सो द एक तरीके से जो गवर्नर जनरल इंपीरियल काउंसिल। तो कहने का मतलब यहां पे ये आप लोग इनकी पोजीशन को देखकर समझ सकते हैं, इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे यहां पर, अगर आप लोग यहां पर इस तरीके से समझोगे, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पर भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी एक यूपीएससी में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इसका आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि विच, यहां पर बोला जाए हु अमंग द फॉलोइंग, जिसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया टाइटल, ये है नाइटहुड, और रिफ्यूज कर दिया गया एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ, जो यहां पर काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो यहां पर दो चीजें रिफ्यूज कर दी, आप लोग समझ सकते हैं यहां पर, तो वो कौन थे। तो अभी तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया जस्ट, तो आप लोग आंसर दे दोगे 1 मिनट में, उन्हें कहते हैं कि कूद कर आंसर दोगे, हाँ ये है आंसर, ये है आंसर। पर सोचो जब यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से वीकेंड में जब वीडियो बनाऊंगा उसमें पूछूंगा, तो तब आंसर क्या निकल पाएगा, ये असली बात है। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे तब आंसर क्या निकल पाएगा, ये असली बात है। तो उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना है। तो यहां पर तो अभी इमीडिएट सुना है तो आप लोग आंसर दे देते हो, ठीक है। तो कौन है यहां पर, तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले साहब।
तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो रिफ्यूज कर लिया था इन्होंने यहां पर दोनों चीजें, ये आप लोगों से क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है, ठीक है। और बाकी जो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे वो तो क्वेश्चन यार पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इनके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि सुनकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आप भी क्या याद रखोगे कि समीर से पाला पड़ा है। चलो एक ही झटके में 3 स्कीम आप लोगों की रिवाइज कराता हूँ मतलब कि 3 स्कीम का रिवीजन कराते हैं, क्योंकि 3 स्कीम जो है वो अपने 7 साल कंप्लीट कर चुके हैं, एक साथ लॉन्च की गई थी, ठीक है। अभी बताता हूँ, 1 मिनट। तो यहां पर PMJJBY, इसी के साथ में PMSBY, इसी के साथ में APY, तो 3 स्कीम जो है ये लगभग आसपास में यहां पर लॉन्च की गई और यहां पर इनको 7 साल कंप्लीट हो गए। तो 7 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में यहां पर ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे और देखा जाएगा कि इन स्कीमों ने कैसे काम किया। तो स्कीम जो है वो कितनी अच्छी रही, जो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो रटने की बात नहीं है, पर हाँ बेसिक स्कीम क्या है, कब लॉन्च की गई थी और उसका बेसिक पर्पज क्या है, ठीक है, वो बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। और ये स्कीम इसलिए पढ़ने के लिए रहते हैं यार, कल को आप लोग पोस्ट पर जाकर बैठोगे डीएम की, अगर आप लोग इन चीजों के बारे में जानते होंगे तो आप लोगों को पता है कि हाँ यार SLV के पार्ट थे हम तो यार उस टाइम पर, और हम पढ़ा करते थे हाँ ये वो स्कीम है, उस टाइम पर ये लॉन्च की गई थी, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को याद आएगी, ठीक है मजाक कर रहा हूँ। हाँ ये है कि आप लोगों को नॉलेज होगी उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। अच्छे से समझेंगे, माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो वर्ड है सोशल सिक्योरिटी यानी कि सोसाइटी की सिक्योरिटी, तो सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए जो स्कीम लॉन्च की जाती है उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोलते हैं। अब वो हेल्थ की हो सकती है, वो एजुकेशन की हो सकती है, वो किसी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो सकती है, किसी दिव्यांगन के लिए हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी लेवल पर आप लोग उनको देख सकते हैं, तो इसलिए उनको उस तरीके से आप लोगों को देखना है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMSBY, इसी के साथ में अटल पेंशन योजना, तो ये तीनों जो स्कीम है यहाँ पर ये अपना टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट कर रही है, ये आप लोग यहाँ पर समझना है, यानी कि ये अपने 7 साल कंप्लीट कर रही है। स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 9 मई को ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से लॉन्च की गई थी। और ये जो स्कीम है यहाँ पर ये काफी सक्सेसफुल रही और खासकर लोगों की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही थी, अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात कर रही थी, यानी कि लोगों को अगर इंश्योरेंस मिलेगा तो काफी ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि कल को चलकर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, तो घर का एक तरीके से भट्टा नहीं बैठेगा। कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि इंसान जो है ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि घर बेचना पड़ जाता है इंसान का इलाज कराने के लिए। आप लोगों ने भी ये चीजें देखी होगी कई बार, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बारे में कुछ और बातें करता हूं आप लोगों से। 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये बेसिकली वेलफेयर के लिए, सिटीजन के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, और उनकी लाइफ को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, खासकर जब यहां पर कोई लॉस होता है तो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के टाइम पर घर में कोई बीमार हो गया तो उसको यहां पर फायदा पहुंचाने के लिए। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्शन के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्शन यानी कि जैसे रेडे लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, संडे बाजार, मंडे मंगल बाजार, ये सब चीजें, सड़कों पर जो है सामान बेचने वाले, ये सब लोग जो हैं, आप लोग अगर इनके बारे में बातें करो तो इनके लिए कोई ऐसा नहीं होता है यहाँ पर जो कि इनकी एक तरीके से हेल्थ के बारे में ध्यान रखें, तो वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो 2 स्कीम तो इस कैटेगरी में है। अटल पेंशन बीमा योजना जो है वो ओल्ड एज के लिए है, यानी कि बुजुर्ग लोगों के लिए है, तो ये यहाँ पर इसके लिए है, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रखेगा। अभी यहां पर अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये बेसिकली लो कॉस्ट एक तरीके से यहां पर प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस, खासकर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है। जबकि अटल पेंशन योजना जो है वो बुजुर्ग को कवर करती है। तो एक तो ये डिफरेंस आप लोग यहां पर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसमें लगभग 12 करोड़, ये देखिए वैसा डेटा ये रटना नहीं है क्योंकि ये तो अभी चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये बता रखा है कि इतना इतना डेटा है, एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, हाँ इतने सारे लोगों को फायदा हो चुका है और इतने सारे लोग जो हैं वो क्लेम कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये डेटा आप लोगों के लिए वैसे डाल देगा एक तरीके से ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे, अच्छा है क्या। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो ये आप लोगों को टकटकी लगाकर सुनना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, ऑलरेडी आ भी चुके हैं अब तक के एग्जाम में, क्योंकि 7 साल पहले लॉन्च की गई थी। अब सोचो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर कल को चलकर ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो कितनी एज से लेके कितनी एज के लोगों के लिए है यहाँ पर,
तो आप लोग बेसिकली बोलेगा, स्टेटमेंट दूसरी दे देगा कि यहाँ पर कैसे कैसे कि वो सारी चीज़ें हैं एक तरीके से, कि कितना आप लोगों को यहाँ पर एक्सीडेंट में कितना आप लोगों को यहाँ पर फायदा होगा, एक तरीके से कितना आप लोग इंश्योरेंस मिलेगा, वो सारी चीज़ें। और आप लोग क्वेश्चन है देखकर बोलने लगो यार ये क्वेश्चन यार अब की बार यूपीएससी में ना 2015 का क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, 7 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया। कहने के लिए तो 7 साल पुराना है, आप लोग सही हैं, पर लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो एसएलवी का पार्ट है, तो अभी आप लोगों को पढ़ाया गया ये, और ये फिर से न्यूज में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसको सेलिब्रेट करती है। तो अभी अगर उस तरीके से देखोगे तो इसलिए बोलते हैं कि करंट अफेयर जो है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट रहना है, क्योंकि करंट और स्टैटिक का पोर्शन कवर करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो इससे आप लोग कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ढंग से देखकर चलना है। और इसी के साथ में जैसे कि अगर अभी यहाँ पर ये होगी, फिर आप लोगों की मंथली वीडियो आती है, वीक में आप लोग क्वेश्चन का रिविजन हो जाता है, एक साल भर की वीडियो आप लोगों की आ गई है। तो ये सारी चीजें देखते चलोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। बोला जा रहा है 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है यहाँ पर ये, अगर बात करें तो ये कवरेज करती है एक तरीके से, कोई डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, भाई साहब पैर टूट गया इंसान का, डेथ हो गई इंसान की, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए इंश्योरेंस कवर है ताकि परिवार थोड़ा सा संभाल सके अपने आप को। इंसान की देखिए जान चली गई है, वो तो क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे, पर हाँ थोड़ा सा ये है कि कम से कम उस टाइम पर एक सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर, क्योंकि वैसे इंसान जा चुके हैं। 18 से लेकर 70 साल के जो यहाँ पर बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये आप लोग यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए जिसमें इनरोल किया जा सकता है। एक्सीडेंटल डेथ कम, डिसेबिलिटी यहाँ पर 2 लाख का, अगर बात करें 1 लाख इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी कि अगर पूरी डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक ठाक फिर भी चल पा रहा है, थोड़ा बहुत काम कर पा रहा है इंसान, तो उसके लिए यहाँ पर 1 लाख है। और अगर पूरा डिसेबल हो गया है, यानी कि दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, काइंड ऑफ चीजें हो गई कुछ, तो वहां पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप लोग बोलोगे ये पैसा दे तो रहे हैं, पर लेकिन क्या कुछ पैसा ले भी रहे हैं? जी हाँ, कोई अगर बात करें तो यहाँ पर ये काफी अफोर्डेबल स्कीम यहाँ पर बनाएगी। इसके अंदर बात करें काफी सारे लोगों के द्वारा इनरोल किया गया, 28.37 करोड़ जो है अमाउंट, लगभग 1930 करोड़ जो है वो पेड कर चुके हैं, और लगभग इतने यहाँ पर क्लेम भी कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, 12 रुपए पर एनम पर मेंबर यहाँ पर पे करना होता है, जो कि ऑटो डेबिटेड आप लोगों के कार्ड से हो जाएंगे, यानी कि 1 महीने का 1 रुपया आप लोगों को पे करना है। तो ये स्कीम जो है ये फायदा आप लोगों को पहुंचा रही है। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अगर बात की जाए 12 रुपए कोई बड़ी बात लग रही है क्या आप लोग को? ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप लोग देखेगा तो ये स्कीम यहाँ पर हो गई। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री अगर बात करें यहाँ पर जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें 330 रुपए पर एनम यहाँ पर दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए मिलेंगे इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक तरीका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, कोई भी यहाँ पर होते हैं। 18 से लेकर 50 साल के बीच आप लोगों को यहाँ पर एज नजर आएगी, तो दोनों में ये डिफरेंस आप लोग देखिएगा, तो यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों में डिफरेंस, और यहाँ पर जो पैसा भी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये इतने लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। तो ये एक तरीके से 2 स्कीमें जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, डेट का डिफरेंस है यहाँ पर और पैसे का डिफरेंस है, तो ये समझिएगा। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। ये गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के लिए है। ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बेसिकली उसके द्वारा थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये 1840, वहां 70 था, दूसरे में 50 था, यहाँ पर 40 है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है यहाँ पर सब्सक्राइब इसको करता है तो मिनिमम मंथली पेंशन यहाँ पर बन जाती है 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए 60 साल के बाद में। डिपेंड करेगा अकाउंट में कितना पैसा आप लोग डाल रहे हो, उसके हिसाब से आप लोग की पेंशन बनेगी, जो भी आप लोग का प्रीमियम होगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप लोग पैसा डालोगे वैसे वैसे आप लोगों को फायदा होगा, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। ये वाली जो स्कीम है यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है, अगर डेथ हो जाती है इंसान की तो सेम मेंबर ऑफ अकाउंट जो है वो स्पाउस को मिलेगा, इनके हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड को। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछूंगा उसमें आप लोग ये काम आएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ जो है यहाँ पर ये 2003 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो एक कानून पास करके बनाई जाती है। पार्लियामेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 इसके थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रही। इसी के साथ में नेशनल पेंशन जो सिस्टम है ये नजर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो PFRD एक्ट जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके हिसाब से चलता है। बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने अटल पेंशन योजना के बारे में, ठीक है।
तो यहां पर बात की जा रही है कि मिनिमम गारंटी पेंशन जो है वो मेनली एक टारगेट की जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। दूसरा बोला गया ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। तीसरा बोला गया सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ। ये तीसरी स्टेटमेंट है। सही आंसर यहां पर क्या है? अभी यहां पर आप लोग देखते हैं कि ये मैंने बोला अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पहली स्टेटमेंट यहां पर सही होगी, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली जो है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये बोला गया। अभी मैंने बोला कि स्पाउस की डेथ हो जाती है तो फिर दूसरे को मिल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक ही को रहेगा तो उसी के साथ में खत्म हो जानी चाहिए थी ना ये, पर लेकिन ऐसा नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। तो दूसरी अगर गलत हो गई तो ये दोनों गलत होगी, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया। तो आंसर इसका सी है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो 3 स्कीम आप लोग यहां पर कवर करा दी एक ही झटके में। अब आप लोग इसको कभी भूलिएगा मत, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोग के लिए कई बार बन जाते हैं। ठीक है, बन जाते क्या? बन गया है ना, पूछा ना भी यूपीएससी में, तो बन जाते क्या होता है, मतलब बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बताना, उसको दूर करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा। यहां पर एक पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। 2020 में का न्यूज में था, 21 में न्यूज में था और अभी न्यूज में है, और जब से लॉन्च किया गया तब से कई बार न्यूज में रहता है। आखिर है क्या? ये है एमपी लेड। एमपी लेड क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये फ्री स्कीम आप लोग बोल देते हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे देश में, ये अभी न्यूज में आ गई है। उसके बारे में समझते हैं आखिर क्यों। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर इसके बारे में। अभी पार्लियामेंटेरियन जो है बोला गया कि कैन नॉट यूटिलाइज इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन द मेंबर ऑफ लोकल पार्लियामेंट डेवलपमेंट, जो फंड है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे अपने एरिया में, यहां पर जो मनी है उसको वेरियस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत। ठीक है, तो बोला गया यहां पर जो फंड है वो डेवलपमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिवाइज कर रही है नॉर्म्स, उसके चलते यहां पर बात बोली गई है। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज अगर बात करें यहां पर जो नॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है जिसमें एमपी लेड भी आता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया जो अर्न यहां पर है कंपलसरी, तो रेमिटेंस किया जाएगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में, यानी कि यहां से जो भी पैसा कमाया जाएगा वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा, ना कि यहां पर पैसे को आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता देता हूं कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ये आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, इसके बारे में ये फंड कैसा होता है, या फिर पहले स्कीम के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, फिर कॉन्सोलिडेटेड फंड के बारे में बातें कर लेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार स्कीम समझिए। यहां पर अगर बात करें तो ये है एमपी जॉन ब्रिस्ता। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है यहां पर इसका स्ट्रांगली अपोज किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी को भी लिखा, इवन ये राज्यसभा में भी जाकर वहां पर बेसिकली उनको बोल कराए, और इसी के साथ में और भी कई सारी बातें की कि यहां पर इसको प्रॉपर डिस्कस नहीं किया गया। प्रॉपर इसका डिस्कशन होने के बाद में होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 के चलते ये स्कीम जो है ये बैन पड़ी हुई थी, सस्पेंड पड़ी हुई थी, और इस तरीके से स्टेप उठाना कोई सही बात नहीं है। चलिए, तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, जो कहानी यहां पर चल रही है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा? वो यहां से बनेगा जो आप पढ़ाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और काफी पुरानी स्कीम है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं आगे भी, और अब तक भी बनते हुए आ रहे हैं। स्कीम का नाम पता होना चाहिए सबसे पहले, शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई लिख दे तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, शॉर्ट फॉर्म में एमपी लेड्स बोलते हैं। ये जो स्कीम है ये 1993 में स्टार्ट की गई थी, 23 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका बेसिक पर्पज ये था कि जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे सांसद साहब होते हैं, जो अलग अलग एरिया से चुनकर आते हैं, उनको एक पैसा दिया जाए ताकि अपने एरिया में जाकर वो डेवलपमेंट कर सकें। देखिए, गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है वो तो चलती रहेगी, पर लेकिन जो लोग चुनकर आ रहे हैं, जिसने उनको वोट दी है, खासकर यहां पर जैसे जनता वोट देती है, अगर आप लोग कल को इलेक्शन लड़ते हो तो आप लोग भी तो कुछ करिए ना अपनी जनता के लिए। गवर्नमेंट तो जो करेगी वो एक अलग चीज हो गया, आपका पर्सनल एक अटैचमेंट बना रहे आप लोग की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम बेसिकली एडमिनिस्टर की जा रही थी, पर लेकिन यहां पर ये लगा कि यहां पर ये जो मिनिस्ट्री है इसके लिए सही मिनिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि तो गांव की बातें की जा रही है, ओनली रूरल डेवलपमेंट की होगी। तो फिर वहां से हटाकर इसको यहां पर 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर डाल दिया, और यही मिनिस्ट्री यहां पर आज की डेट में इसको देखती है, जो काम यहां पर चलता है। यानी कि पहले यहां पर थी, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से बना दे तो हाँ भाई साहब पहले थी रूरल डेवलपमेंट के अंदर में, अब आ गई है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में। दोनों के मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बताना है। बात करें ये जो लॉन्च की गई थी, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर साहब थे पीवी नरसिम्हा राव साहब। राज्यसभा के मेंबर जो है वो चूज कर सकते हैं एनी डिस्ट्रिक्ट इन हिज और हर स्टेट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, आप लोग समझिए क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि राज्यसभा के जो अंदर रहते हैं यहाँ पर मेंबर जो जाते हैं वो अपने हिसाब से अपने उसको चूज कर सकते हैं। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोला गया है। ठीक है, खासकर अगर बात की जाए तो नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के और राज्यसभा के, वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं वन और मोर डिस्ट्रिक्ट एनीवेयर इन द कंट्री, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है अगर बात की जाए तो यहाँ पर। ठीक है,
तो ये आप लोगों से बात की जा रही है लोकसभा राज्यसभा के अंदर में। वैसे यहाँ पर चाहे तो अब आप लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन के बारे में अगर बात करें, जो यहाँ पर आप लोगों को नॉमिनेटेड मेंबर देखने को मिलते थे जो कि लोकसभा के अंदर आया करते थे, खासकर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, अब वहां पर उसको हटा दिया गया है। तो राज्यसभा राइट टर्म यहाँ पर अब आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा, 25 लाख पर ईयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये यूज कर सकते हैं अगर देश की यूनिटी, हार्मनी और फर्टर्निटी यानी कि भाईचारा के बारे में बात करें, एकता के बारे में और मिलजुल कर रहने के बारे में, तो इतना भी हक इनको यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो फंड है यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोग जो है वो देश के साथ में कनेक्ट रह सके, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो फंड था 5 लाख हुआ करता था 1993 1994 तक का, 2 करोड़ हो गया 1998 और 1999 में, फिर यहां पर इसको 5 करोड़ कर दिया गया 2011-12 में। आज की डेट में एक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं यहां पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 5 करोड़ रुपए जो है वो पर ईयर मिलते हैं, मतलब कि 5 साल अगर इंसान रहेगा तो 25 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे। तो इसलिए परेशान रहते हैं अपना इलेक्शन के टाइम पर, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, अगर कल को चलकर आप लोग डीएम बनते हैं तो कहने के लिए तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके पैसे हैं, पर लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो उसको खर्च करेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खर्च नहीं करेगा। इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो काफी अच्छा व्यवहार करता हुआ नजर आता है डीएम के साथ में। अच्छा मतलब वो थोड़ा क्रिटिसिज्म में भी है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको लगता है डीएम मेरे हिसाब से काम नहीं करे तो मेरा 25 करोड़ आएगा तो ये डीएम जो है मुझे ढंग से यूज नहीं करने देगा, ठीक है। यानी कि अगर मुझे जेब में लगाना है तो मुझे जेब में नहीं लगाने देगा, और अगर मुझे खर्च करना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जनता के लिए, वो एक अलग बात है। तो इसलिए डीएम की और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद साहब की जो है वो एक अच्छी मिली भगत होनी चाहिए अगर डेवलपमेंट करना है। रीजन क्या है, अच्छी बात एक और बताता हूं इंटरेस्टिंग चीजें। ये जो फंड है ये नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब अगर पहली साल यहां पर 5 करोड़ मिल गया, आप लोगों ने 2 करोड़ खर्च किया, 3 करोड़ बच गए, तो 3 करोड़ जो है वो वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएंगे। 3 करोड़ रुपए वहीं पड़े रहेंगे जहां थे, और 5 करोड़ और आएंगे, अब 3 करोड़ जुड़ जाएंगे और 8 करोड़ आप लोगों के हाथ में हो जाएंगे। 8 करोड़ में से अगर फिर से आप लोगों ने 1 करोड़ खर्च किया, 7 करोड़ बच गए, 5 करोड़ फिर आएंगे, अब ये 12 करोड़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से पैसा बढ़ता रहता है और कई बार ढंग से यूटिलाइज भी नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप लोग जो है, अगर कोई आप लोगों को कोई ऐसा कोई कोर्स मिले आप लोगों को कि उसकी वैलिडिटी 5 साल है, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे छोड़ो यार 5 साल है, मजा करने दो, अभी क्या करते हैं देख के, अभी तो पढ़ा हुआ है देख लेंगे बाद में। पर लेकिन बोले इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 महीने है, आप लोग उसको तुरंत खत्म कर दोगे। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। टॉप 5 राज्य जिनके द्वारा शानदार तरीके से यूटिलाइज किया गया, तो तेलंगाना के द्वारा काफी ज्यादा यूज कर लिया, और ज्यादा यूज कर लिया बल्कि एक्स्ट्रा भी, सिक्किम के द्वारा भी, छत्तीसगढ़ के द्वारा, केरला और वेस्ट बंगाल ये अच्छे से यूज करने वाले हैं। पर लेकिन बॉटम 5 कौन है, उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा, इनके द्वारा ज्यादा ढंग से यूज नहीं किया गया। आप लोग बोलोगे यूज कहां पर करना होता है, तो एमपी लेड जो होता है, ये जो फंड होता है यहाँ पर रेलवे, रोड, पाथवेज, ब्रिज वगैरह, या फिर दूसरी जो पब्लिक एक्टिविटीज, जो पब्लिक के लिए जो भी अदर एक्टिविटीज हैं उनके लिए, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन के लिए लेस फंड यहाँ पर यूज किया गया। ये काफी बड़ी बात रहती है जहां पर अच्छा खासा फंड यूज होना चाहिए था, तो एक इशू भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये हो गया पूरा इसकी स्कीम के बारे में। कल को अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कहां से लॉन्च की गई, कितना फंड दिया जाता है, पहले फंड कितना था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कौन से प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा लॉन्च की गई, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक का कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ओके। अगर बात की जाए तो यहां पर अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर बता रखी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके बेस पर यहां पर ये चीज चलती है। एक मैप सा आप लोगों को बता दिया कितना कितना पैसा था, यहां पर अब कितना हो गया है, वो सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिटीजन फाइल कर सकते हैं आरटीआई यहां पर अबाउट द स्टेटस ऑफ वर्क, जो भी यहां पर इस फंड से किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा, इसी पॉइंट के लिए आप लोगों को बताना था, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो सेक्शन है ये पॉलिटी का आप लोग यहां पर कवर हो जाएगा, इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर कुछ आर्टिकल भी पता होने चाहिए। यहां पर अगर बात करें सरकारी मनी बेसिकली जो होती है उसमें पब्लिक अकाउंट जो रहता है 266 के अंदर आता है। कंटिजेंसी यानी कि अकस्मात फंड, ये आप लोग का 267 यानी कि इमरजेंसी में यूज किया जाने वाला फंड। और नेक्स्ट है यहां पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये 266 आर्टिकल में आता है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आप लोगों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछ ले जाते हैं। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो ऐसा फंड है जो आप लोगों को अगर यूज करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और इसके अंदर पैसा कहां से आता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम, ये सारा जो पैसा आता है वो इसी के अंदर जाता है। सिमिलरली जो भी यहाँ पर लोन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक नोटिफिकेशन में जो ट्रेजरी बिल है, इंटरनल डेट जिसको नॉर्मल देखते हैं, इसी के साथ में जो एक्सटर्नल डेट हो गया, बाहर से आईएमएफ ने लोन दे दिया, किसी ने लोन दे दिया, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर इसको यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहता है। बजट की फॉर्म में आप लोग देखते हैं ना, कई बार बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो एक तरीका ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल ही होता है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट जो है बजट पास नहीं करा पा रही है, इसका मतलब उसकी मेजोरिटी नहीं है, इसका मतलब कहानी खराब हो गई। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर कर अगे बढ़ना है। अभी यहाँ पर ये सारी चीजें एक एक कर मैंने आप लोगों को बता दी। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ कितने अच्छे से आर्टिकल सुने। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 2020 में पूछा गया और स्टार्टिंग एक क्वेश्चन था जिस भी सेट का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पर एमपी लेड फंड के बारे में। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, एमपी लेड फंड जो है वो सैंक्शन किया जाता है ईयरली बेसिस एंड बोला जा रहा है कि अनयूज्ड अगर फंड है उसको बोला जाए कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अभी मैंने बताया कि ये कोलैप्स एक तरीके से होने वाला फंड नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन एक तरीके से लैप्सेबल फंड है, आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट भी पता है तो इसका मतलब ये होगा तीसरा तो नहीं होगा और नहीं यहाँ पर ये दूसरा नहीं होगा और नहीं यहाँ पर तीसरा होगा, यानी कि आंसर बी और सी तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो बोला गया कि यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट के थ्रू मैंने कहा ना अभी आप लोगों को इंप्लीमेंट किया गया, तो डिस्ट्रिक्ट जो है एटलीस्ट 10% जो है ना यहाँ पर जो भी काम होता है वो इंप्लीमेंट करता है, एवरी ईयर उसको चेक भी करता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और वैसे भी SC/ST पर भी फोकस किया जाता है इस फंड के अंदर में थोड़ा सा, तो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होता है। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करना है, शांत दिमाग से, शांत स्वभाव से। ये जो क्वेश्चन है 2015 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया और बड़ा ही सिंपल सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पर लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी हमेशा आप लोगों को बेसिक्स के साथ में खेलती है। अगर आप लोग ढंग से चीजों को समझते हैं तो आप लोग कभी भी डाउट में नहीं आएंगे, पर लेकिन अगर आप लोग ढंग से लेकर नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। जैसे ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगी अगर आप लोगों ने बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर सुने हैं, तो मैंने उनके अंदर ये सारी बातें डिटेल में पढ़ाई है और 2015 में यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर है वो कंसीडर आप लोग करनी है और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट दैट इज जो प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, यानी कि जो प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में बजट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तैयार करता है। तो ये मैंने आप लोग को क्लियरली बता रखा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर आप लोग को देखने को मिलेगा, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर आता है फाइनेंस जो मिनिस्ट्री के अंडर में। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है ये आप लोग बताइए। हालांकि बच्चों वाला क्वेश्चन है, चलिए फिर भी ट्राई कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताई यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग को हालांकि ये पता है पहली स्टेटमेंट अगर गलत होगी तो आप लोग बेसिक था, बेसिक यहाँ पर ये चला गया, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। दूसरा आप लोग को पता है ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हालांकि एक अच्छे लेवल की दे रखा था, क्योंकि जो सही पता होता है ना नॉर्मली लोगों को, वो चारों ही चारों स्टेटमेंट में था। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना थोड़ा टफ हो जाता है। बात की जा रही है जो भी फंड जो है वो यहाँ से निकाला जाता है पब्लिक अकाउंट से, उसको ऑथराइजेशन की जरूरत होती है पार्लियामेंट से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप लोगों को पता है ये स्टेटमेंट गलत है तीसरी, तो स्टार्टिंग में आप लोग कट कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी। तो कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। तो कोई भी पॉइंट माइंड में जो है वो डाउट में नहीं रखना है, उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है, ओके। एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों का बन सकता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, और यहां पर अभी रिसेंटली मूवी भी आ रही है अगर बात की जाए तो अक्षय कुमार की मूवी यूज अभी आप लोगों ने देखा होगा, पृथ्वीराज, ठीक है। तो ये ऐसी मूवीज अगर यहां से बन रही है सेक्शन से, तो हो सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछ ले जाए, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कई बार इस तरीके के सेक्शन जो न्यूज में आ जाते हैं, तो उससे ना पूछ के हो सकता है आप लोगों से किसी और पर्सनैलिटी के बारे में पूछ ले जाए, क्योंकि वो भी कई बार इस तरीके से न्यूज में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, कई बार कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का सेक्शन आप लोग का जो देखने को मिलेगा उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया, तो यहां से आप लोगों से बात की है। और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो यहां पर किसके बीच में देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहां पर महाराणा प्रताप एंड अकबर एंड हेमू, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, बाबर एंड राणा सांगा। तो सही आंसर यहां पर क्या है आप लोगों को ये बताना है। बाकी यहां पर ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी भी बनाया जा सकता था, अभी बताऊंगा कैसे। अगर यहां पर डायरेक्ट अकबर का नाम न देकर बेसिकली उसका नाम दिया जाता है जो कि ग्राउंड में लड़ रहा था, तो और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता। समझने की कोशिश करते हैं। महाराणा प्रताप साहब जो है एक बहादुर पर्सनैलिटी थे यहाँ पर। महाराणा प्रताप साहब जो है 9 मई को इनका जन्म हुआ था 1540 में, और राजस्थान के थे यहाँ पर। बेसिकली कुंभालगढ़ जो है राजस्थान के अंदर में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये देख बेसिकली 13 किंग थे मेवाड़ के, ठीक है। और सबसे बड़े बेटे थे उदय सिंह जी के, जो कि उदय सिंह सेकंड जी थे।
उदय सिंह जी जो है उनकी जो पूरा एक राज्य था उसका नाम था मेवाड़ और कैपिटल उसकी चित्तौड़। और ये जो उदयपुर जो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो उदय सिंह सेकंड जो है वो फाउंडर थे यहाँ पर। और ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो। अगर बात करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो थी काफी फेमस बैटल है और इसी से जुड़ा हुआ है चेतक जो कि इनका घोड़ा था। हमेशा आप लोगों को महाराणा प्रताप साहब जो है वो अपने घोड़े पर नजर आएंगे। मतलब कुत्ता वफादार होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ये घोड़ा इतना शानदार वफादार था जिसकी कहानियां लिखी जाती हैं। मतलब सोच लो एक महान वीर के साथ में उसके घोड़े की कहानी लिखी जा रही है। तो आप लोगों ने सुना होगा, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराल था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कुछ कुछ ऐसी ऐसी लाइन्स है इसमें जो कि इंसान के अंदर जो है ना एक मोटिवेशन सा भर देती है, ठीक है। राणा की पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। एक तरीके से नहीं है, ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में लिख रखी है जिसकी कुछ हद नहीं है कि ऐसा होना चाहिए अगर कोई पालतू एक जानवर हो तो जो कि इस लेवल पर काम करे, ठीक है। अपनी जान दे दी पर यहां पर एक तरीके से जो राणा साहब को कुछ नहीं होने दिया, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात करें तो 1576 में यहां पर ये राणा प्रताप सिंह जी के बीच में जो कि मेवाड़ के थे और राणा मान सिंह जो कि अंबर के थे। पर लेकिन ये जो थे राणा मान सिंह जो थे ये किसके लिए लड़ रहे थे, ये अकबर के लिए लड़ रहे थे। तो अकबर के बेसिकली जनरल थे यहाँ पर ये, पर लेकिन ये अंबर के थे यहाँ पर और ये थे मेवाड़ के। तो लड़ाई जो बेसिकली ग्राउंड पर हुई थी तो वो राणा मान सिंह और इसी के साथ में राणा प्रताप सिंह जी के बीच में यहाँ पर लड़ी थी। तो आप लोगों को पता है मुगल जो फोर्स थी वो काफी ताकतवर थी। तो यहाँ पर राणा जो महाराणा प्रताप सिंह जी थे वो काफी शानदार तरीके से लड़े पर लेकिन डिफीट हो गए। महाराणा प्रताप सिंह जो उनका लॉयल हॉर्स जो था, उनका जो घोड़ा था उसकी भी जान चली गई। अगर बात करें इनकी जो डेथ हुई वो 19 जनवरी 1500 जो यहाँ पर 97 में, यानी कि काफी बात जाकर यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इनके बेटे के द्वारा जिनका नाम था यहाँ पर अमर सिंह, उनके द्वारा चीजों को आगे लेकर चला गया, ठीक है। और फिर आगे चलकर यहाँ पर जो आगे चलकर सबमिटेड हुआ 1614 में यहाँ पर, जब उस टाइम पर जहांगीर आ गए थे, ठीक है। तो जहांगीर जो थे वो अकबर के सन थे। तो फिर चीजें देखिए, आप लोगों को पता है जो मुगलों ने काफी ज्यादा चीजों को कंट्रोल किया और काफी एक बड़ी नीति भी लेकर चली गई यहाँ पर इनके द्वारा। जैसे कि यहाँ पर एक तरीके से यहाँ के राजा को उसी के खिलाफ लड़ा दिया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से नहीं, एक दोनों राजस्थान के राजाओं को आपस में लड़ा दिया। तो ऐसी कई सारी नीति जो है अंग्रेजों के द्वारा फॉलो की गई। तो ये एक कूटनीति आप लोग बोलते हैं जिसके चलते चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोई भी डाउट यहाँ पर इसके लिए आप लोगों को नहीं होने चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पर हो सकता है कि राजा मान सिंह का नाम देखने को मिले अकबर की जगह, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका भी आंसर यही होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोटा सा यहाँ से बन सकता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो न्यूज में आ गया है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, आसाम राइफल, ठीक है। तो आसाम राइफल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और एक ऑपरेशन भी यहाँ पर न्यूज में है, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आसाम राइफल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्या बन सकता है आप लोगों के लिए। न्यूज में क्या है, पहले आप लोग ये समझिए, एक काफी पुराना ऑपरेशन चलाया गया था जो कि यहाँ पर अभी उसके जो सैनिक है जिन्होंने वो ऑपरेशन चलाया था देश के लिए, उनको यहाँ पर अभी नवाजा जा रहा है उपाधि से, ठीक है। इसका नाम था ऑपरेशन दूधी। तो ऑपरेशन दूधी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आसाम राइफल के द्वारा 72 जो टेररिस्ट हैं उनको मौत के घाट उतारा गया था एक सिंगल ऑपरेशन में। तो ये काफी बड़ी बात थी और 30 साल पुराना यहाँ पर ये ऑपरेशन था, जिसके जो सैनिक अभी बचे हुए हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें 15 सोल्जर्स ऑफ आसाम राइफल 7th बटालियन जो कि यहाँ पर लेकर चले गए थे नायाब सूबेदार पदम बहादुर, नाम भी बहादुर है, पदम बहादुर छेत्री के द्वारा। ये 5 मई 1991 की बात है। इनके द्वारा 72 जो टेररिस्ट थे उनको एक तरीके से ठिकाना लगाया गया और लगभग 13 जो थे उनको कैप्चर किया गया, ठीक है। और ये था यहाँ पर बेसिकली 14,000 जो फिट ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, 2 जवान भी यहाँ पर शहीद हुए थे यहाँ पर काफी लंबे समय तक बेसिकली लड़ाई करने के बाद में। तो ये जो जाबाज सिपाही होते हैं इनके द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं ये आसान काम नहीं होते हैं। हम तो घरों में बैठकर जरा सी देर में कमेंटबाजी कर देते हैं, पर ग्राउंड पर जो लड़ते हैं असलियत में उनसे पूछो क्या खेल खेला जाता है वहां पर मौत का, ठीक है। बात करें अभी आप लोगों से, इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। एक तो इस ऑपरेशन के बारे में कि कब ये चलाया गया था, तो ये अभी आप लोगों ने देख लिया, ये बेसिकली 1991 की बात की जा रही है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आसाम राइफल जो है वो कौन से बॉर्डर को यहाँ पर जो है मैनेज करती है। तो याद रखिएगा इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है यहाँ पर ये, और म्यांमार आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा न्यूज में रिसेंटली अभी, तो ये भी इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो
तो इंडो म्यांमार का बॉर्डर जो है वो आसाम राइफल के द्वारा मैनेज किया जाता है मतलब। तो यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। ओके, ये जो न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में कवर की गई यहाँ पर, और एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात की जा रही है। क्या है पूरा मुद्दा डिटेल में समझते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज और पोल्यूशन यानी कि इन्वायरमेंट के साथ में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके साथ भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बात की जा रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। ब्लेंडिंग क्या होता है? एक तरीका मिक्सचर एथेनॉल का, किसके साथ में? पेट्रोल के साथ में। देखिए होता क्या है नॉर्मली आज की डेट में, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है रिसेंटली अभी, जब यहाँ पर हम लोग पेट्रोल के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम जो चीजें हैं हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की फॉर्म में बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। अगर उसके अंदर हम लोग ब्लेंडिंग कर देते हैं अपनी देश के अंदर उगाए जाने वाला कोई प्रोडक्ट, तो आप लोग ये समझिए वो चीजें हम लोग बाहर से खरीद कर नहीं लेके आएंगे, तो डायरेक्टली हमारे देश को कितना बड़ा फायदा हो गया। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ये टॉपिक समझ के चलना है। अभी बोला जा रहा है कि लेवल ऑफ द एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है यहाँ पर ये लगभग 9.99% यहाँ पर बोली जा रही है। मोटे मोटे तौर पर याद रखना कि 10% यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है। हमारी कंट्री में टारगेट भी था यहाँ पर, ये इंडिया के द्वारा टारगेट लगाया गया था 10% जो है ये ब्लेंडिंग की जाएगी 2022 तक का, इसी के साथ में 20% की जाएगी 2030 तक का। अभी देखते हैं कि इसको कितना किया जाता है आगे चलकर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट किया गया 5% ब्लेंडिंग, ठीक है, बायो बेसिकली यहाँ पर बायो डीजल के अंदर भी ये 2030 तक का। ये ऊपर पेट्रोल की बात चल रही है, यहाँ पर डीजल की बात चल रही है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। दोनों निकाले किससे जाते हैं? निकाले क्रूड ऑयल से ही जाते हैं, जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, जो कि हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखेगा। अब आप लोग ये समझिए यहाँ पर इसके सामने कई सारी बातें की जाती है। कुछ बातें मैं आप लोग को बताऊंगा जो कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे काफी अच्छे से, और चीजों को आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे। यहाँ पर ये जो ब्लेंडिंग की जाती है यहाँ पर बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, पर लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। यानी कि हम लोग ये जो ब्लेंडिंग करते हैं यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये मान लीजिए कोई गन्ना आप लोगों ने उगाया, ठीक है, फिर उसका फर्मेंटेशन आप लोगों ने किया, प्यूरिफिकेशन किया, फिर एथेनॉल हो गया, फिर उसकी ब्लेंडिंग की जा रही है, फिर यहाँ पर ईंधन में डाला जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और फिर यहाँ पर ईंधन में डाला गया। कहाँ पर डाला गया? ईंधन में, सॉरी, जो व्हीकल में डाला गया, पेट्रोल पंप से। यानी कि खेत में से गन्ना जो है वो निकाला, उसका रस वगैरह निकाला, उसको प्योर किया, और फिर यहाँ पर मिलाकर उसका हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया अपने व्हीकल के अंदर में। तो ये जो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट हमारे किसान जो है वो यहाँ पर एक तरीके से किसके साथ में कनेक्ट हो गए? ये कनेक्ट हो गए ईंधन के साथ में। तो सोचो यहाँ से किसानों को कितना फायदा हो सकता है। सोचो बाहर से हम लोग कुछ खरीद कर ही ना लाना पड़े, अपने ही देश में किसान जो है वो इतना बेसिकली सामान हो गए कि आसानी से यहाँ पर चीजें कंप्लीट हो जाए। पर लेकिन जैसा सोचा जाता है नॉर्मली वैसा होता नहीं है। ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं, कई सारे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इश्यूज क्या क्या रहते हैं अगर बात की जाए इनके बारे में, तो सबसे पहले बात की जा रही है कि लेस प्रोडक्शन। हमारे देश में ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे देश में जो है कम जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी, किसान काफी छोटे छोटे आप लोगों को नजर आएंगे, जिसकी वजह से सफिशिएंट जो है हम लोग बायो एथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ में सारा गन्ना यहाँ पर आएगा, चीनी कहाँ से बनेगी, गुड़ कहाँ से बनेगा, शक्कर कहाँ से बनेगी, वो सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए एक लिमिटेशन के थ्रू ही काम करना पड़ता है, और गन्ना जो है जो उगाया जाता है जितने एरिया में, वो भी देखना पड़ेगा कितने एरिया में उगाया जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग चीजों को लेकर चलते हैं। अच्छा, गन्ना सबसे ज्यादा किन राज्य में उगाया जाता है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया, जब भी मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात की है, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है। बताइए जरा, आगे चलते हैं। यहाँ पर वाटर जो फुटप्रिंट के बारे में बात की जा रही है, ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी क्रॉप उगाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें निकल कर आती है। इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, पर लेकिन जो आज के डेट में दुनिया में टॉप प्रोड्यूसर है जैसे यूएसए, ब्राजील, उनसे काफी पीछे हम लोग, ठीक है, अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ में लिमिटेड शुगर कैन अवेलेबल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रोडक्शन इसकी वजह से कम होता है क्योंकि गन्ना ज्यादा नहीं है। ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है हमारे पास में कोई, इसकी वजह से दिक्कत निकल कर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लेंडिंग जो है वो काफी कम थी काफी लंबे समय से। इसी के साथ में कई सारे और भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये जो है काफी ज्यादा एक जलने वाली आग है, इसको मैनेज करना काफी ज्यादा टफ होता है। यानी कि एथेनॉल में आग बड़ी जल्दी पकड़ती है, तो रिस्क रहता है, तो रिस्क फैक्टर को भी इंक्लूड करके चलना है, ठीक है। नीड क्या है और क्या जरूरत है इसकी अगर बात करें, तो मेजर जो प्रायोरिटी है 21st सेंचुरी में वो है कि हमारे पास में कई सारी चीजें होनी चाहिए। अगर बात करें तो ऑल्टरनेटिव होने चाहिए ना। कल को चल के यहाँ पर अगर बात करें, यूएई में लड़ाई चल रही है, सऊदी अरेबिया के साथ कोई लड़ रहा है, पता नहीं कहाँ का क्या दिक्कत हो रही है, अभी यूक्रेन में आप लोगों ने देख लिया, और इश्यू हो सकते हैं, तो हमारा काम कैसे चलेगा? अब हमारा धंधा तो नहीं रुकना चाहिए। हमारे देश में अगर बिजनेस रुक गए, सारे काम धंधे रुक गए, तो कैसे काम चलेगा? तो हम डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि हमारा काम रुक जाएगा इस तरीके से, तो वो देखना है हम लोग को।
तो इसके चलते बात की जा रही है, हम लोग अगर अपने कंट्री के अंदर में काम कर पा रहे हैं तो जो इंपोर्ट बिल है लगभग 4 बिलियन यानी कि लगभग मोटे मोटे तौर पर 30,000 करोड़ रुपए वो हम लोग बचा पाएंगे और कई ढंग की जगह उसको यूज कर पाएंगे। सोचो बाहर न जाकर ये सारा पैसा किसानों के हाथ में चला जाए तो कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये एक्स्ट्रा इनकम होगी किसानों के हाथ में, तो अच्छे से चीजें चल पाएंगी, वो भी अपनी जिंदगी को सुधार पाएंगे और किसान भी एक बिजनेसमैन कहलाएंगे। अगर बात करें थर्ड, आज की डेट में देखिए ना सब आप लोग, ये जो कंट्री है जो तेल बेसिकली प्रोड्यूस करने वाली, सारे के सारे भाई साहब सेक बने बैठे हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर ये सारा पैसा किसानों के खाते में जाए तो सोचो क्या होगा। तो इस तरीके से देखिए। तो नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन काफी ज्यादा फैलाता है और जब उसके अंदर एथेनॉल मिल जाता है तो पोल्यूशन कम करता है, तो ये काफी बड़ी बात है। अगर एथेनॉल ब्लेंड आप लोग करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये कई सारी चीजें जो है कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी के साथ में हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, तो ये कम निकलते हैं। और कार्बन का जो एमिशन है यहाँ पर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर, ये काफी कम हो जाता है। खासकर बात करें तो E20 यानी कि एथेनॉल अगर 20% देखने को मिलता है तो 50% लोअर हो जाता है टू व्हीलर में और 30% लोअर हो जाता है फोर व्हीलर में, यानी कि इतना पोल्यूशन यहाँ पर कम होता है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके चलते यहाँ पर ये पूरा काम बनाया जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है बेसिकली अगर बात करें बायोफ्यूल यहाँ पर नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है और जो इथाइलिन यहाँ पर हाइड्रेशन के थ्रू यहाँ पर काम देखने को मिलेगा, जो ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। इसके बारे में अगर बात करें तो टारगेट टाइम टू टाइम रखे गए, जैसे अभी E20 की बात की जा रही है 2030 तक का, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल फ्यूल पॉलिसी बोल रही है हमारी कंट्री की। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल वो यहाँ पर बताती है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि बाहर के देशों से हम लोग कम खरीद कर लेकर आए। तो इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनी को यहाँ पर ये दिया जाएगा और वो इसको आगे लेकर चलेंगी। मेज, बाजरा, फ्रूट, वेजिटेबल ये भी यूज करने की बात की जा रही है। अब तक शुगर कैन यूज किया जाता था पर लेकिन आगे से ये भी यूज किया जाएगा। तो ये फंडा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी एक स्लाइड है यहाँ पर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में, तो इसको आप लोग देखते हैं। ऑल्टरनेटिव इनकम फार्मर के लिए हो जाएगी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर इसको चीजों को लेकर हम लोग को चलना है। इंपोर्ट रिड्यूस कर देंगे तो वही सारे फायदे पहुंचा रखे हैं, एग्रीकल्चर को फायदा होगा, वो सब चीजें। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है। इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया 2020 में यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। तो क्वेश्चन क्या बन गया, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जिसको आप लोग समझ सकते हैं। ये कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पर जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है कसावा, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर डैमेज्ड जो व्हीट ग्रेन होते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट सीड, मूंगफली के दाने, ये सारे होर्स जो ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ग्राम्स बेसिकली चने। ठीक है, इसी के साथ में रोटन पोटैटो, ठीक है, और शुगर बीट, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें यहाँ पर अगर बात करें तो ये बेसिकली बात की जाए यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर जो चौथा ये यूज नहीं किया जाएगा, बाकी सारे यूज किए जाते हैं। सड़ा गला तो आराम से यूज हो जाता है इसके अंदर में, तो अच्छा रहता है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो ये बेसिक एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आप लोग ऐसे भी बन सकते हैं। यहाँ पर बात करें नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में, तो एडिशनल इनकम है किसानों के लिए, रिड्यूस करता है इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन द क्रूड ऑयल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो सही आंसर क्या है, ए, बी, सी, एफ, डी में। तो इससे भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, आंसर इसका डी हो गया। तो कल को चलकर अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे बने तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा रहा ये डिस्कशन जरूर बताना। इसी के साथ में फीडबैक देकर जरूर जाइएगा और एक बार रिकॉल जरूर कर लेना, आंखें बंद कर और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजें एक एक कर हम लोगों ने देख ली। एक इंपॉर्टेंट डे भी देख लिया, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बन चुका है, वो भी हम लोगों ने देखा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्कीम के बारे में बात करिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, क्वेश्चन भी थे आप लोगों के सामने दो। मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप लोगों ने समझे होंगे। कोई डाउट होगा तो बताएगा जरूर। ठीक है, एथेनॉल की पॉलिसी के बारे में सारी बातें कर ली हम लोगों ने, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी इसके देख लिए जो कि आप लोग अच्छे से देख, क्वेश्चन जो होते हैं ना ये जरूर प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में महाराणा प्रताप जी के बारे में हम लोगों ने समझा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी देख लिया और हम लोगों ने यहाँ से भी देखी। बेसिकली दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो आज का डिस्कशन ये है। मॉर्निंग में मिलता हूँ, लेक्चर के लिए तैयार रहना। बाकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। लेक्चर में आशा करता हूँ टकटकी लगाकर आप लोगों ने देखा होगा। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में तो तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।